नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेद 38 से लेकर 43 तक। देखो, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों बनाया गया, क्या इंपॉर्टेंस है, और पिछले वाली क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्टार्ट किया था, संविधान का भाग 4 स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और अनुच्छेद 36 और 37 में देखा था। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा थी और अनुच्छेद 37 में इसका नेचर था, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डीपीएसपी का नेचर था, गैर न्यायोचित होते हैं, न्यायालय द्वारा इनको जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता, राज्य की चॉइस है, वो अधिकार में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 38 से आगे, 36 और 37 हो चुका है। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 के अंदर है कि राज्य कोशिश करेगा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी। कैसी जस्टिस देगा? सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल। राज्य जब न्याय देगा, जस्टिस देगा, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, वो ऊंची जाति का है, नीची जाति का, उसका आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, वो पैसे वाला या गरीब है, वो राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, वो कोई एमपी, एमएलए, नेता, नांगड़ा या आम किसान है। तो कहने का मतलब है, जब भी भारत राज्य न्याय देगा तब वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा, इनको एक तरफ रखेगा। अगर इसी आधार पर न्याय मिलने लगे ना तो हो गया देश का बेड़ा गर्क। ठीक है, सारा का सारा न्याय ऊंची जाति वाले ले जाएंगे या सारा का सारा न्याय पैसे वाले ही ले जाएंगे, गरीब को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये वाली लाइन अनुच्छेद 38 में। और अनुच्छेद 38 में एक और लाइन है, हमें कुछ चीजों को कम करना है। किन चीजों को? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को। देखो, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था शुरू से रही है, ठीक है, और अगर वर्ण व्यवस्था है तो यहां पर आय की असमानता है, इनकम की असमानता है, इनइक्वालिटी है शुरू से। प्रतिष्ठा, अवसर की, प्रतिष्ठा की, या आप कहते हैं स्टेटस की भी क्या है? असमानता है। कुछ लोगों का स्टेटस बहुत ऊंचा है, कुछ लोगों का स्टेटस बहुत ही नीचा है। इसकी बात मैंने आपको बताया था, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों में भी इसका जिक्र है। नीची जाति के लोगों को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता, हुक्का पानी नहीं पिया जाता, अगर आपके घर में वो खाना खाने आ जाते हैं तो आप उनसे बर्तन धुलवा देते हो, जब पंगत में बुलाते हैं जीवने के लिए तो उनको अलग बिठा देते हो। ये क्या है? ये प्रतिष्ठा तो है। प्रतिष्ठा का मतलब स्टेटस बराबर नहीं है भारत राज्य में, तो हमें स्टेटस बराबर करना है। सुविधा, कुछ फैसिलिटी स्पेशल बड़ी जातियों के लोगों के लिए है, छोटी जातियों के लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी नहीं है, उसको भी हमें कम करना है। और अवसर, सभी को बराबर अवसर मिले, ये भी राज्य कोशिश करेगा। तो यहां पर अनुच्छेद 38 में एक और बात का जिक्र है कि जो आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की, उनको भी राज्य कम करने की कोशिश करेगा। वो बाध्य नहीं है, अगर वो कर सकता है तो इनको भी कम करने की कोशिश करेगा। तो यह अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमन हो, अगर बराबर काम करते हैं तो वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और अपने मकानों का काम चलता था, तो मजदूर जब काम करने आते थे तो पुरुष जाति को 100 रुपए मिलते थे और महिला जाति को 85 या 90 रुपए करते थे। कम क्यों? जब बराबर काम कर रही है, उतने ही घंटे काम कर रही है, तो फिर पैसे देने में, वेतन देने में इतनी गड़बड़ी क्यों? आज के टाइम पे भी आप देख लो, आज तो बहुत ही एडवांस हो गए। लावणी करवाने के लिए ठीक है, लावणी करवाने के लिए जब हम लेके आते हैं महिलाओं को, तो रात में पहुंचे लावणी करवाने के लिए, हाँ भाई, 500 रुपए में 4 आदमी को करके आ गए, और सुबह जब पता चला कि दूसरे की ट्रॉली में बैठ के जा रहे हैं, उसने 550 दे दिया। ऐसा भी होता है गांव में, ठीक है। तो हम रात में तय करके आते हैं कि भाई मेरे घर पे लावणी करनी है ना। दूसरे दिन जब हम सुबह बाट नाड़ते हैं सुबह सुबह, तो किसी दूसरे की ट्रॉली में बैठ के जा रही होती है, क्योंकि वो उसको ज्यादा पैसा दे देता है। तो आज के टाइम पे तो महिलाएं बहुत ही एडवांस हो गई है भाई, और वो बराबर पैसा लेती है, 1 रुपया भी कम नहीं करती है कि तुझे काम करा तो करो ना, भाड़ में जा, ऐसा ही बोल देती है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करवाएगा भारत राज्य। अगर काम समान कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको बराबर वेतन मिलना ही चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में तो, और जो प्रोफेशनल प्राइवेट जॉब है वहां पर भी लगभग वेतन तो समान ही मिलता है। ये जो नीचे का हमारा ढांचा है, मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का ना, यहाँ पर थोड़ी अभी भी असमानता है, इसको भी हमें बराबर करना है। तो ये बहुत पूछा जाता है आपसे। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A बाद में ऐड किया गया। देखो, जब भी किसी अनुच्छेद के आगे ABCDEFG आप देखो ना, तो समझ जाना कि इसको बाद में ऐड किया गया है। क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है ABCD? देखो, 39 के बाद कंटिन्यू नंबर आया होगा 40, 41, 42, तो अगर हमें यहाँ पर कोई चीज डालनी है तो हम उसको अलग से तो दिखाएंगे ना। तो 39 ABCD ऐसे लिख दिया जाता है। अनुच्छेद 39A में लिखा गया कि गरीबों को समान न्याय मिले और उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। यहाँ पर प्रावधान है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स,
भारत राज्य में कोई इंसान या कोई नागरिक इस बात से वंचित ना रह जाए कि वो गरीब है, उसकी गरीबी उसके न्याय के बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा गरीब है, न्याय को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, वकील नहीं कर पा रहा, कागजात का पैसा नहीं दे पा रहा, किराए भाड़े का पैसा नहीं दे पा रहा, तो राज्य कोशिश करेगा उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। अगर राज्य कर सकता है तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है तो वो इस वजह से न्यायालय में ही नहीं जा पा रहा कि मैं गरीब हूं, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा न्याय को, तो राज्य कोशिश करेगा कि गरीब भले हो, कितना ही गरीब हो, जब न्याय मिलेगी तो उसकी गरीबी बीच में ना आए। गरीबी है तो गरीबी अपनी जगह है, जब न्याय मिलेगी तो उसकी गरीबी बीच में नहीं आनी चाहिए। तो गरीबों को समान न्याय मिले, इक्वल जस्टिस मिले। और अगर बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो न्याय को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, वकील नहीं बन पा रहा है, वो कागज पाने के पैसा नहीं दे पा रहा है, या वो किराए के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो सहायता राज्य खुद करेगा अगर वो कर सकता है तो। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, प्रैक्टिकल तो क्या कहता है कि इन लोगों की जेबें गर्म करनी पड़ती है तभी जाकर ये लोग न्याय करते हैं, गरीब की कोई भी नहीं सुनता। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें यहां पर हमें दिखाई नहीं देती है। और इसको ऐड करवाया था इंदिरा गांधी ने, और इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था, और इस लाइन को ऐड करवाया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय इंदिरा गांधी, और ये लाइन ऐड करवाएगी कि गरीब अगर गरीब है तो उसकी गरीबी उसके न्याय के बीच में नहीं आनी चाहिए। भले ही वो गरीब है, लेकिन जब वो न्याय मांगने जाएगा ना तो उसको बराबर न्याय मिलेगा, ठीक है। यही प्रावधान है। और अगर राज्य कर सकता है तो बहुत ही ज्यादा गरीब है तो उसको कुछ कानूनी सहायता भी प्रदान कर दे। ये अनुच्छेद 39A में है। उसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। क्यों? ग्राम पंचायत पर गांधी जी ने भी जोर दिया, ये गांधीयन प्रिंसिपल में भी आता है। गांधी जी के सिद्धांत है बहुत सारे, मैं लास्ट में आपको एक साथ बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें गांधी जी के सिद्धांत मतलब गांधी जी की सोच पर आधारित है। तो ग्राम पंचायतों का गठन करना भारत राज्य में जरूरी है, गांधी जी ने भी जोर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आधी से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। तो गांव का विकास करवाने के लिए देखो, एमपी या एमएलए के हाथ इतने बड़े नहीं है कि वो गांव तक विकास करवा पाए। एग्जाम्पल के तौर पर एमपी का काम क्या है? जिले में विकास करवाना, डिस्ट्रिक्ट में विकास करवाना। एमएलए का काम क्या है? तहसीलों में विकास करवाना। तो इनके हाथ इतने लंबे नहीं है या संख्या में इतने ज्यादा नहीं है कि हर एक गांव में जाके विकास करवा पाए। अगर गांव में नाली खुदनी है, प्लेग्राउंड बनना है, हैंडपंप लगना है, बोरिंग लगना है, स्कूल बननी है, तो वहां पर खड़ा कौन रहेगा? सरपंच खड़ा रह के काम करवाएगा ना। सरपंच, या अगर वो नगर पालिका है तो पार्षद खड़ा रह के काम करवाता है। तो ग्राम पंचायतों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश को, कृषि प्रधान देश है। एमपी एमएलए गिने चुने हैं, ये सभी गांव में जाके विकास नहीं करवा सकते हैं। 6.5 लाख से ज्यादा गांव है, तो ये फंड रिलीज करवा देते हैं, पैसा रिलीज करवा देते हैं, जितनी भी जरूरत होती है। उसके बाद खड़ा रह के काम करवाएगा सरपंच खुद, या वार्ड मेंबर जो होते हैं वहां के लोकल, ये लोग उस गांव का विकास करवाएंगे। तो ग्राम पंचायतों का गठन करने का यहां पर जोर दिया गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 40 में कि भारत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा ताकि वो स्वशासन इकाई के तौर पर कार्य कर सके। गठन करना ही जरूरी नहीं है, उनको ऐसी शक्तियां भी देनी है, ऐसी पावर भी देनी है ताकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में, अपने आप में एक छोटी सी गवर्नमेंट के रूप में विकास करवा सके, अपना काम करवा सके बिना किसी दबाव की। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद में अनुच्छेद 40 के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट वो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में करवाया गया, और इसके माध्यम से हमारी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। क्या मतलब है संवैधानिक दर्जे का? देखो 1992 से पहले ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंचों के और वार्ड मेंबर के चुनाव नहीं होते थे। 1992 से पहले जब तक इनको संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, तब तक ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच के वार्ड मेंबर के चुनाव नहीं होते थे। ठीक है, इससे पहले कौन संभालता था? हमारे पटवारी, हमारे बाबू या सरकारी कर्मचारी हमारी ग्राम पंचायतों का विकास करवाते थे। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन कर दिया गया, उसके माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और सरपंच और वार्ड मेंबर के चुनाव स्टार्ट हो गए। उसके बाद से देश ने विकास की राह पकड़ दी है, मतलब स्कूल,
प्लेग्राउंड, वैद्य का दवाखाना, हैंडपंप, पानी की व्यवस्था, रोड, हर एक चीज इसके बाद से बनने लग गई है और देश की प्रगति ने बूम पकड़ दिया है, मतलब बहुत तेजी से विकास हुआ है। तो आज के टाइम पे तो ऐसा कोई गांव है ही नहीं, ऐसा कोई गांव है ही नहीं जिसके अंदर विकास धीमा हो। हैंडपंप मिल जाएंगे, पानी की व्यवस्था मिल जाएंगे। वैसे मेरे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं बता रहा हूं। मेरा गांव जयपुर दौसा के बॉर्डर के बीच में फंस गया है। गांव में इतना बड़ा गांव है लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत ही विकट समस्या है बच्चों, पानी की व्यवस्था नहीं है मेरे गांव में, ये बहुत ही दुखद समस्या है। और एक और दिक्कत की बात है, और वो दिक्कत की बात क्या है गांव के अंदर, गांव के अंदर आपने देखा होगा कई बार कि लोग ठास लगाने लग जाते हैं काम करवाने के, ठीक है, कि मेरा खेत बीच में आ गया मैं नहीं बनने दूंगा, मेरा खेत आ गया इधर तो रोड ज्यादा बनवा रहा मैं नहीं बनने दूंगा, ठीक है। तो मेरे गांव में इतना ज्यादा विकास करवा दिया कि अब विकास करवाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूरा का पूरा गांव मतलब कोटा स्टोन बची हुई है। कोटा स्टोन क्या मतलब टाइलें बिछी हुई है या सीसी रोड है, हैंडपंप है, पानी नहीं है लेकिन, ठीक है। और अब तो सरपंच ये सोचता है कि बस कुछ भी काम करवा लो मुझसे, कुछ भी काम, तुम्हारे खेत के अंदर चारों तरफ बाउंड्री भी मैं ही करवा देता हूं। मतलब इतना ज्यादा विकास हो गया गांव का आज के टाइम पे तो, ठीक है। और आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहां की गई। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा। कहां पर? बगदारी गांव, नागौर जिला, राजस्थान राज्य। तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदारी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायती राज की स्थापना की गई है भारत राज्य के अंदर। बहुत बार आता है क्वेश्चन। उसके बाद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट हो, बुढ़ापा ओल्ड एज हो, बीमारी या सिकनेस हो, या दिव्यांगता या डिसएबिलिटी हो। तो कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या दिव्यांगता के दौरान भारत राज्य कोशिश करेगा अपने नागरिकों को कार्य प्रदान करने की, उनको कोई कामकाज देगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आपका नरेगा, आपका मनरेगा इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप सभी को पता है मनरेगा, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछी जा चुकी है मनरेगा की फुल फॉर्म, ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में सुनो जरा तुम लोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके माध्यम से आपको पता है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और उसमें बेरोजगार लोग भी शामिल हैं, बूढ़े लोग भी शामिल है, कुछ छोटी मोटी बीमारी है वो लोग भी काम कर सकते हैं, या जो दिव्यांग है हाथ पैर नहीं है वो भी काम कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है मनरेगा कि इस परिस्थिति के दौरान भारत राज्य अपने नागरिकों को कामकाज देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा शिक्षा देने की कोशिश करेगा। जो दिव्यांग लोग हैं उनको फ्री शिक्षा कर रखी है, ठीक है। जो बुढ़े लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा एक प्रोग्राम चलाया था भारत राज्य ने, चलो स्कूल चले हम। तो पहले जो हमारे बड़े भाई बहन थे जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको घसीट से घर से लेके जाया जाता था। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अभियान चला था तो बड़े भाई बहनों को घसीट के ले जाते थे, पढ़ो, तुम पढ़े क्यों नहीं है। तो 15-15, 16-16 साल के बच्चों को लेके जाते थे उस वक्त, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक सहायता अगर वो कर सकता है तो इस स्थिति के दौरान वो अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता भी दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने बुढ़ों के अकाउंट में। पहले तो शायद 500-500 रुपए आते थे, फिर 750-750 रुपए हो गए और अब 1-1000 रुपए अकाउंट में फ्री में आते हैं बुढ़ों के अकाउंट में जिनकी भी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो राज्य कर क्यों रहा है ऐसा? अरे राज्य बाध्य तो नहीं है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि हमारा राज्य बाध्य नहीं है ये सब देने के लिए, फिर भी हमारा राज्य इतना कुछ करता है, हमारे बुढ़ों के अकाउंट में 1000-1000 रुपए डलवाता है भाई। तो वो क्या है? सार्वजनिक सहायता प्रदान कर रहा है। किस स्थिति में? बुढ़ापे की स्थिति में। तो इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, दिव्यांगता, इस स्थिति के दौरान भारत राज्य कोशिश करेगा अपने नागरिकों को कामकाज देने की, शिक्षा देने की और उनको कोई ना कोई सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान, प्रेगनेंसी और मैटरनिटी के दौरान, देखो ये बच्चे के जन्म लेने से पहले की अवस्था है, इसको गर्भावस्था बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, और ये बच्चे के जन्म लेने से बाद की अवस्था है, प्रसूति बोलते हैं, इसको मैटरनिटी बोलते हैं। तो भारत राज्य कोशिश करेगा इस स्थिति के दौरान अपने नागरिकों को कोई ना कोई सहायता प्रदान करने की, कानूनी सहायता प्रदान करने की। तो सबसे पहले सहायता तो प्रदान करता है, आप सभी को पता है कि इलाज फ्री है। सरकारी अस्पतालों में हम सभी का लगभग इलाज फ्री रखता है भारत राज्य, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अवकाश देता है। अवकाश कितना देता है?
अवकाश देता है 12 से 26 सप्ताह का। देखो जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले अवकाश मिलता था बच्चों 6 से लेकर 12 सप्ताह का, लेकिन अब अवकाश मिलता है 12 से लेकर 26 सप्ताह का। 26 सप्ताह का मतलब हो गया 6 महीने। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं ना, तो 26 सप्ताह का महीना हो गया लगभग 6 महीने। तो इस दौरान आप मैक्सिमम अधिकतम 6 महीने तक की छुट्टी ले सकते हैं। हो सकता है किसी को गर्भावस्था के दौरान 2 महीने की छुट्टी चाहिए, बच्चा जन्म लेने के बाद 4 महीने की चाहिए। हो सकता है किसी को यहां पर 3 महीने की चाहिए, यहां पर 3 महीने की चाहिए। हो सकता है किसी को यहां पर 4 महीने की छुट्टी चाहिए, यहां पर 2 महीने की छुट्टी चाहिए। तो भारत राज्य आपको अवकाश प्रदान करता है इस परिस्थिति के दौरान कि आप मैक्सिमम 26 सप्ताह तक की 6 महीने तक की छुट्टी ले सकते हैं। इसमें दोनों शामिल है। इसके अलावा भारत राज्य और क्या सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है? बच्चे के जन्म लेने के बाद आपने देखा होगा दुनिया भर के टीके लगते हैं, बच्चे के फ्री में लगाता है भारत राज्य। आंगनबाड़ी में पंजीरी, दाल, साबड़, गुड़, तेल, चीनी, पता नहीं क्या क्या मिलता है, ये सब भारत राज्य फ्री में देता है। अरे क्यों देता है? वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है ना। बच्चा जन्म लेने के बाद उस बच्चे की देखभाल कर रहा है भारत राज्य, तो सार्वजनिक सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूं भाई, ये जो अवकाश है ना, ये अवकाश उन लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी के दौरान है या प्रसूति के दौरान है। अच्छा अब ऐसा मत समझ लेना, मान लो कि एक तो देखो आजकल बच्चा पैदा होने के भी कई तरीके हो गए। एक तो माँ ने खुद बच्चा पैदा किया है तो वो इतनी छुट्टी ले सकती है। एक किसी माँ ने बच्चा गोद लिया है, तो भाई गोद लिया है माँ ने बच्चा, तो उसको 26 सप्ताह की छुट्टी क्यों चाहिए? तो झापड़ मार के भगाएंगे उसको। इसके अलावा मान लो कि एक सैरोगेसी भी तो होता है। सैरोगेसी सुना आप लोगों ने? सैरोगेसी का मतलब क्या होता है? सैरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख से बच्चा पैदा होना। ये जो हीरोइन होती है ना अपना फिगर खराब करने के चक्कर में, वैसे तो सैरोगेसी का मतलब सरकार ने इस पे जोर दिया कि मान लो कोई ऐसी माँ है जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उसका शरीर सहायक नहीं है, तो वो किसी किराए की कोख की सहायता ले सकती है। ऑर्गन्स उस महिला में डाल दिए जाएंगे, वहां पर बच्चा पलेगा और वो बच्चा पैदा होने के बाद आपको मिल जाएगा। आपको उसको कुछ राशि देनी पड़ेगी। लेकिन इसका ज्यादा बेड़ा खराब कर दिया है हमारे देश की क्या हीरोइनों ने। फिगर खराब होने के चक्कर में वो लोग इसी का उपयोग करती है, किराए की कोख से अपना बच्चा पैदा करवाती है। क्या मां बनेगी रे तू? आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो सैरोगेसी से मान लो बच्चा पैदा हुआ तो उसको 26 सप्ताह की छुट्टी क्यों चाहिए भाई? उसको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने की सप्ताह की छुट्टी ले लो। उसको 26 सप्ताह की छुट्टी क्या करेगी? उसने बच्चा थोड़ी पैदा किया है, ठीक है। तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान भारत राज्य अपने नागरिकों को, अपनी बच्चियों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करेगा। अच्छा एक बात और, ये जो अवकाश देता है ना भारत राज्य, इस अवकाश के दौरान उसको पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। ये जो प्रेगनेंसी या मैटरनिटी के दौरान ये जो अवकाश मिलता है 12 से 26 सप्ताह का, इस दौरान पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। तो गवर्नमेंट या सरकारी कर्मचारी उसको तो सैलरी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करने वाली बच्चियां इसमें फंस के रह जाती है भाई। प्राइवेट जॉब करने वाली बच्चियां फंस के रह जाती है। सिंपल है, कौन देगा? 4-5 महीने की छुट्टी लेगी तो सैलरी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसी चक्कर में प्राइवेट जॉब करने वाली बच्चियां जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो वो फंस जाती है, क्योंकि जॉब जाने का सीधा खतरा है। आपको घर बैठे तो कोई पैसा देगा नहीं। तो आए दिन लाखों केस होते हैं इस बात को लेकर कि सरकार ने इस अवकाश को फ्री कर रखा है, आप पैसा दो, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले देते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां पिस कर रह जाती है इसके बीच में। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 43 को देखो। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कुटीर उद्योग है, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इनको बढ़ावा देना है। देखो भारत राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग धंधे होते हैं ना, तो हर एक इंसान के हाथ में रोजगार रहता है। पहले आपने देखा होगा सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि हमारे पास खजाना बहुत ज्यादा था। सोने की चिड़िया का मतलब ये था कि हर एक आदमी के हाथ में रोजगार था। खुमार है तो मटकी बना रहा है, रैगर है तो जोड़ी गांठ रहा है, ठीक है, और अगर कोई गुजर या यादव है तो क्या वो दूध बेच रहा है, ठीक है। तो हर एक जाति का अपना एक स्पेसिफिक काम हुआ करता था, हर एक आदमी के हाथ में रोजगार था, कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा था। तो यहां पर भारत राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है, गांव में जनता निवास करती है, तो यहां पर राज्य कोशिश करेगा कुटीर उद्योगों को, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, छोटे उद्योग धंधे बंद ना हो जाए। सबसे ज्यादा काम खराब तो किसने कर दिया है? मशीनीकरण ने। मशीनीकरण की वजह से सबसे ज्यादा काम खराब हो गया। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो पहले गांव में कुआं खुद रहा है, तो 10 लोगों की टीम आती थी और 10 लोगों की टीम आके 10-12 दिन में उसको खोद के जाती थी। 10 लोगों का परिवार या घर चल रहा था। भले हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन 10 लोग कुआं खोदने आते थे तो 10 लोगों का घर या परिवार चल रहा था। आजकल एक जेसीबी आती है, कुआं खोद के चली जाती है एक दिन के अंदर। वैसा ही
मान लो कि किसी को नाली खुदवानी है गांव में, तो नाली खोदने के लिए 4-5 लोग आते थे, 5-6 दिन में एक नाली खोद के जाते थे। आजकल एक जेसीबी आती है, एक आदमी आता है, पूरी नाली खोद के चला जाता है। तो पहले 5 आदमियों को रोजगार मिल रहा था, 5 आदमियों का घर चल रहा था, लेकिन आजकल एक ही आदमी का घर चल रहा है। हमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करनी है, हम कम प्रोग्रेस कर लेंगे, लेकिन हर एक आदमी का पेट भरता रहे, हर एक आदमी के हाथ में रोजगार भी रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे डेयरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, गुदड़ी या दरी सीना हो गया, ठीक है, सिलाई का काम हो गया, पातर दूंदे बनाने का काम हो गया, बहुत सारे जोड़ी काटने का काम हो गया, मटकी बनाने का काम हो गया। सारे के सारे छोटे उद्योग धंधे हैं, ये चलते रहने चाहिए, तभी हर एक आदमी के हाथ में रोजगार रहेगा। मशीनीकरण की वजह से देश आज इस स्थिति में पहुंच चुका है, बेरोजगारी की लाइन लगी हुई है, बेरोजगारी का अपार भंडार है। अगर किसी को बेरोजगार चाहिए तो भारत से ले जाओ, भर भर के मिल जाएंगे आपको। और यहां पर एक और बात पर जोर दिया गया है, अनुकूल वातावरण। कहां पर? कार्य स्थल पर अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश करेगा भारत राज्य, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्य स्थल पर जहां पर काम होता है, साइट होती है ना, वहां पर जो मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग होता है उसको बड़े लोग हीन भावना से देखते हैं। जैसे इंजीनियर है, मैनेजर है या बड़ा काम करने वाला है, उसको गाली देके बुला लेगा, ठीक है, कुछ ही बोल देगा, सैलरी नहीं देगा या कुछ प्रताड़ित कर लेगा या ज्यादा काम करा लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो कार्य स्थल है, जो वर्क प्लेस जहां पे काम हो रहा है ना, वहां पर भी अनुकूल वातावरण बनाना राज्य की जिम्मेदारी। राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार हो। मतलब भाई उसका काम वो कर रहा है, उसको 10,000 रुपए रहे, तू इंजीनियर है तो तुझको 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो तेरा काम करो, उसका काम मर, उसको गाली से बुलाना, हीन भावना से देखना, तुच्छ समझने की क्या जरूरत है। तो कार्य स्थल पर अनुकूल वातावरण भी बनाना राज्य की जिम्मेदारी, कोशिश करेगा राज्य। उसके बाद है अनुच्छेद 43A। देखो अनुच्छेद 43 से बाद में ऐड किया गया है। अनुच्छेद 43A में क्या है? ये ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसको भी ऐड करवाया था इंदिरा गांधी ने। और इसमें लिखा गया कि उद्योगों के प्रबंधन के दौरान राज्य कोशिश करेगा उद्योगों के प्रबंधन के दौरान श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे उद्योग धंधे है, कारखाने, वहां पे सारा का सारा काम मशीनों से हमें नहीं करवाना है, हमें श्रमिकों को और मजदूरों को भी वहां पर काम देना है, तभी तो देश में हर एक आदमी को रोजगार मिलता रहेगा। आप सारा का सारा काम ही मशीनों से करवा लोगे, जैसे पातर दूंदे पहले लोग हाथों से बनाते थे, पातर दूंदे हाथों से बनाते थे, तो 10 से 10 लोगों की टीम है, सारे दिन उनको रोजगार मिल रहा है, काम कर रहे हैं, अपना घर चल रहा है। और वही पातर दूंदे के मशीन लाते हैं 4-5 लाख रुपए की, वो मशीन फटाक से पातर दूंदे बना के फेंक देती है, एक आदमी को रोजगार मिल रहा है। तो इंडस्ट्री में, उद्योगों में, धंधों में हमारे जो श्रमिक या मजदूर वर्ग है ना, इसको भी आप काम धंधा दो, तभी देश की बेरोजगारी कम होगी, वरना बेरोजगारी की लाइन लग जाएगी। और मशीनीकरण से बहुत ज्यादा काम खराब भी हो गया है। अरे भले ही कम विकास कर लेंगे, लेकिन पेट तो सबका भरता रहे। तो ये ऐड करवाया था गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसी के बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया है, और वो है 97वां संविधान संशोधन 2011, और ये किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 97वां संविधान संशोधन 2011 किया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, और इसके माध्यम से सहकारी समितियों का गठन किया गया। सहकारी समितियों का गठन करवाएगा भारत राज्य। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होती है सहकारी समिति? आपने बहुत बार सुना होगा। सहकारी समिति का मतलब समझो। सहकारी समिति का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा लोग अपनी इच्छा से किसी मकसद के लिए जुड़ते हैं, एक से ज्यादा लोग अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छानुसार किसी मकसद के लिए जुड़ सकते हैं। कौन सा मकसद? उसको धार्मिक सुधार करना है, उसको सामाजिक सुधार करना है, उसको आर्थिक सुधार करना है, उसको सांस्कृतिक सुधार करना है। तो किसी भी अच्छे मकसद के लिए जब एक से ज्यादा लोग एक साथ जुड़ जाते हैं अपनी इच्छा से, उसे हम सहकारी समिति का नाम दे देते हैं। जैसे हमारा डेयरी है, डेयरी के अंदर डेयरी की सहकारी समिति होती है, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अपने जो कल्चरल होते हैं, सांस्कृतिक योजनाओं से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरों की समितियां बनती रहती है। जैसे मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मेरे गांव के अंदर एक समिति चलती है, एक देव महाराज का मंदिर है, उसके अंदर एक समिति चलती है, और उसका नाम है सहकारी समिति खैरवाल। उसके अंदर होता क्या है बच्चों? उसके अंदर लोग जो भी, कोई भी हो सकता है, मेरे गांव में सभी जातियां हैं, सभी जाति के लोग वहां पर पैसा जमा करवा सकते हैं, जिसकी जितनी भी बस की है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। और जब उसको जरूरत पड़ती है गाय भैंस खरीदने के लिए, चारा खरीदने के लिए, खड़ बाट कांकड़ा खरीदने के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए, तो बैंक में नहीं जाता, वो वहीं से 10-20 हजार रुपए का लोन ले लेता है।
और बहुत ही कम ब्याज पर उसको लोन मिल जाता है और समय आने पर वो उसको चुका देता है। तो हर एक गांव में आपने देखा होगा छोटी छोटी समितियां होती है, ठीक है, हम लोग खंडी जमा करवाते हैं गांव में, ठीक है, पता नहीं आपके गांव में है या नहीं, मेरे गांव में तो है भाई। आगे चलते हैं। तो सहकारी समितियों का गठन करवाएगा भारत राज्य, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है, हाँ या ना? क्या सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है? बिल्कुल मौलिक अधिकार है। सहकारी समितियों का गठन मौलिक अधिकार है और ये इजाजत देता कौन है? ये इजाजत देता है अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19 को याद करो और उसमें एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, संघ या संगठन बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में बताया था मैंने, संघ या संगठन बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो समिति एक से ज्यादा लोगों का ग्रुप है तो ये भी तो संघ या संगठन ही है। अरे समिति भी एक छोटा सा संघ या संगठन ही तो है। तो अनुच्छेद 19(1) इस बात की इजाजत देता है कि सहकारी समितियों का गठन करना एक मौलिक अधिकार है। अगर मैं कोई छोटी मोटी सहकारी समिति बनाना चाहता हूं ना तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करेगा ना तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। मैं सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दूंगा क्योंकि ये मुझे मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है और सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है। ये इजाजत कौन देता है? अनुच्छेद 19(1), क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है कि संघ या संगठन बनाने का अधिकार, तो ये छोटा सा संघ या संगठन ही है। तो सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है। तो आज हम अनुच्छेद 43 तक ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आज हम अनुच्छेद 43 तक ही पढ़ेंगे वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो और बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, अनुच्छेद 44 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।